Hello everyone, welcome to Modavi classes. I hope all you are fine. तो आज इस सीरीज की दूसरी कड़ी यानी कि चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है क्या, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कौन सा है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री का ही चैप्टर है। पहले 5 चैप्टर हिस्ट्री के लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पे चलेंगे। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसको देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे, क्योंकि कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे, कमेंट्स आए थे, तो उसमें बच्चों ने पूछा कि सर कितने कितने क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 25 MCQs हैं, 30 ट्रू फॉल्स हैं, एंड कुछ मैचिंग्स हैं, 3 और 4 क्वेश्चंस, एंड उसके बाद 15 ही आपके क्या हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जैकब एंड विल्हेम, द टू ब्रदर्स हु डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स वर कॉल्ड। जैकब और विल्हेम फर्स्ट सेकंड दो हुए हैं, तो ये इन्होंने कुछ फोक टेल्स को कलेक्ट करना चालू किया था। तो इनको किस नेम सरनेम से जाना गया है? तो बेटा क्या नाम था? ग्रिम ब्रदर्स। कौन से थे? ग्रिम ब्रदर्स। नेक्स्ट, तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेयरनेस ऑफ वीमेंस राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर रेफर्स टू। इस टर्म को क्या बोलते हैं? इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं क्या बेटा? फेमिनिस्ट। कौन से लोग? फेमिनिस्ट। ठीक है। एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसका नाम था फेमिनिज्म मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? फेमिनिज्म मूवमेंट्स। इसी को और क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ओके। तो ये क्वेश्चंस जो है ना बच्चे, ये आपके बोर्ड में एग्जैक्ट आ सकते हैं। ये डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यानी 2 मार्क्स क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में देखने में के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन द ईयर। कौन से हैब्सबर्ग जो एम्पायर था उसने हंगेरियन एम्पायर को ऑटोनॉमी कब प्रोवाइड की? 1867। कब? 1867 में। कब की? 1867। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन रेफर्स टू। देखो जो भी विजन होता है, जो भी हमारा विजन है, और अगर वो किसी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, किसको? सिस्टम को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजी। कि हम कैसा सोच रहे हैं, हमारा आइडिया कैसा है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चल रहा है उसी को हम इफेक्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा कुछ आइडिया होगा ना, कुछ अलग हटके होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स वॉर। यहां पूछना चाह रहा है, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी, इसको पूरा लिखेंगे, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। यहां पर कब हुई? 1871। मंथ कौन सा था? जनवरी 1871। तो इसमें जो ट्रीटी हुई, इसमें किसको एम्पायर बनाया गया? तो बेटा इसका आंसर था कौन सा? विलियम फर्स्ट। कौन था बच्चों? विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक जर्मनी एंड अनदर कंट्री व्हिच हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन पोज। जर्मनी की तरह ही जिसमें पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की लंबी हिस्ट्री थी, वो कौन सी थी बच्चों? था आंसर क्या है? इटली। कौन सा? इटली। क्या आंसर? जर्मनी की तरह पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की हिस्ट्री किसकी थी? इटली की। आगे चलते हैं। द चीफ मिनिस्टर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज। चीफ मिनिस्टर जिसने कि किसको यूनिफाई करने में हेल्प की? चीफ मिनिस्टर। कौन थे वो? हु ट्राइड टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। और कहां का? इटली का। तो बेटा इसका नाम है काउंट कैमिलियो डी कैबूर। फुल नेम है काउंट कैमिलियो डी कैबूर, और इन शॉर्ट वी कैन से इट एज कैबूर। क्या बोल सकते हैं? कैबूर। तो आंसर क्या हुआ? कैबूर। आगे चलते हैं। द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज। इंडियन फ्रीडम फाइटर पूछा बच्चों, ये कौन सा फ्रीडम फाइटर? इंडियन। तो सॉरी माय मिस्टेक। इंडियन नहीं भाई, मैं सोचा ना इंडियन कहां से आ गया यहाँ पर इस चैप्टर में। तो इंडियन नहीं, ये कौन सा है? इटालियन। बेटा देखो इसी को ह्यूमन एरर बोलते हैं। कई बार एग्जामिनेशन रूम में भी यही होता है, जब हम दिमाग मेरा इस साइड थोड़ा चल रहा था इसको इरेज करने में, तो मेरा माइंड फोकस इधर था, है ना, बट पढ़ में इधर से रहा था। ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन रूम में भी होता है कि हम भाई लिख रहे हैं नोटबुक में, पेन उधर चल रहा है, ध्यान उधर है, लेकिन पढ़ एक नजर से रहे उधर, तो होता क्या, हम कुछ का कुछ पढ़ जाते हैं। सेम मेरे साथ भी यही हुआ था अभी। तो यहाँ क्या, द मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर वाज, कौन था? गैरिबाल्डी। इटालियन फ्रीडम फाइटर कौन? इटालियन फ्रीडम
फाइटर कौन है बच्चे? गैरिबाल्डी। और मैं पूछूं हु वाज प्रोक्लेम्ड एज सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली? जस्ट अभी क्वेश्चन हुआ है, इसका नाम क्या था? कैवूर। कौन? काउंट कैमिलियो डी कैवूर। कौन था वो? काउंट कैमिलियो डी कैवूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ स्वॉर्ड सिग्निफाइज। देखिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स दे रखे हैं। क्लास 9th में भी कुछ सिंबल्स थे, बेटा दोनों को तैयार करके जाइएगा 9th और 10th वाले कि फिजियन कैप का क्या मतलब, ब्रोकन चेन्स का क्या मतलब, कभी कभी बोर्ड पूछ लेता है क्योंकि जो आपका करिकुलम है, सिलेबस है, वो दोनों कंबाइंड है 9th और 10th का, तो 9th का भी कुछ पार्ट कभी कभी उठा लेता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। सिंबल स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार क्या दिखा रही है? अगर आप मान लीजिए मार्केट में जा रहे हैं तलवार लेकर के साथ जा रहे हैं और इन केस सामने वाला आता हो, आपके कुछ भी उसने हरकत की, आप क्या करोगे? आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड भी रिटेलिएट करेगा, ये न्यूटन्स लॉ रिटेलिएट करेगा क्या कि भाई एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप तुरंत रिएक्ट करोगे और क्या हो सकता है तलवार लग जाए उसकी, है ना। लेकिन क्या लिखा दिखा रहा है? रेडीनेस टू फाइट। अगर आप तलवार लेके जाओगे आपसे कोई लड़ेगा ही नहीं क्योंकि उसको पता है ही इज रेडी टू फाइट, है ना। तो द सिंबल ऑफ स्वॉर्ड सिग्निफाइज रेडीनेस टू फाइट। द मोस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज इन द एरिया नोन एज, एक रीजन है बाल्कन्स। कौन सा? बाल्कन रीजन इसको बोलते हैं। इट वॉज सैंडविच बिटवीन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी ये जो अरेबियन नेशन है, तुर्की और ये सब अरेबियन के अलावा भी ये जो रीजन है इसके, और ये जो यूरोप है, कौन सा रीजन? यूरोप। तो इसके बीच में जो रीजन है ना, इसके बीच का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं क्या? बाल्कन रीजन। कौन सा? बाल्कन्स। कौन सा? बाल्कन रीजन। कौन सा रीजन? बाल्कन। होता क्या था, कोई भी डिस्टर्बेंस होता था यूरोप में, उसका असर कहाँ देखने को मिलता था? बाल्कन रीजन में। तो नेशनलिस्ट टेंशन 1871 में कहाँ राइज हुई? इन द बाल्कन। इट वाज द बाल्कन। क्वेश्चन भी आता है, व्हाट वाज द बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट? बाल्कन विवाद क्या था? ठीक है, ये क्वेश्चन आप बाल्कन रीजन ध्यान से जाइएगा पढ़ के, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू अ डिजास्टर इन, कब? 1914 में। देखो नेशनलिज्म क्या है? अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर गुजर जाना या कंट्री के लिए बहुत सारा कुछ सोचना, तो दैट इज नोन एज नेशनलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या था? एक्सपेंशन, एक्सपेंड कर रहे थे, बहुत सारी कॉलोनीज बना रहे थे, ज्यादा अपने सोर्सेस बढ़ा रहे थे, रिसोर्सेस को डेवलप कर रहे थे और बढ़ा रहे थे, दैट वाज द पार्ट ऑफ इंपीरियलिज्म। पहले भी ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, बट अब जाकर के एक अंतर आया बच्चों दोनों में, इन दोनों ये जो कॉन्सेप्ट है दोनों एक साथ मिल गए। नेशनलिज्म क्या था? भैया अपनी कंट्री के बारे में, यानी कि हम इंडियंस हैं, पाकिस्तान बोलेंगे हम पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी बोलेंगे हम बांग्लादेशी हैं, यानी सब अपनी अपनी कंट्री, अपने अपने जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज उसके बारे में सोच रहे हैं। इंपीरियलिज्म क्या है? ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को कैप्चर करना, यानी कि अपने अंडर लाना, रिसोर्सेज ज्यादा ज्यादा हो, वो किसका पार्ट है? इंपीरियलिज्म। तो ये दोनों मिलकर के इन्होंने एक डिजास्टर को जन्म दिया एंड दैट वाज नोन एज, बहुत पॉपुलर हुआ, आपको नाम रिकॉल भी हो गया होगा, इसको हम बोलते हैं कौन सा? वर्ल्ड टेंशन दैट इमर्ज इन 1914। कब हुई? 1914। इन दोनों ने एक ही चीज को जन्म दिया, किसको? क्या नाम था उसका? वर्ल्ड वॉर को। किसको? वर्ल्ड वॉर। द फीमेल फिगर दैट रिप्रेजेंटेड द रिपब्लिक फ्रांस वाज द मैरियाने। देखिए इन केस बच्चों अगर ये पूछता है फ्रांस में फीमेल फिगर कौन सा है? इट इज मैरियाने, है ना। एंड इन केस इफ इट आस्क अबाउट जर्मनी, इट इज जर्मेनिया। सिमिलरली इन इंडिया इट इज क्या? हमने थोड़ा यूनिक सा नाम रखा जो लोगों के दिल को, हार्ट्स को टच करता था, इट वाज भारत माता। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैरियाने। कहाँ पे? फ्रांस। जर्मनी में जर्मेनिया। इंडिया में भारत माता। दिस वाज द फीमेल एलिगोरीज। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, द फीमेल दैट बिकम एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन वाज, इट वाज जर्मेनिया। A vision of a society that is so ideal that it is like unlikely to actually exist refers to, यानी कि ऐसा विजन जो भैया मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट करना काफी मुश्किल है, उस टाइप की सोसाइटी, उस टाइप की थिंकिंग आइडियोलॉजी क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा यूटोपिया। क्या? यूटोपिया। इस वाले में दो इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत ज्यादा प्रोबेबल है, एक है वर्ड यूटोपिया, इसको पूरे लिखेंगे यूटोपियन, एंड दूसरा इज सफरेज। एक वर्ड है सफरेज, एक है सफरेजिट।
ठीक है, एक और वर्ड है बच्चों, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये 2 और 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट रेफर्स टू यूरोपियन सोसाइटी। ओके, यानी ऐसा विजन मान लेना जो मतलब एग्जिस्ट करना काफी मुश्किल हो या ना ही करता हो, इसका आंसर होगा यूरोपियन। सर्ब्स नेशनलिज्म गैदर्ड फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर इन द ईयर, कौन सा, 1905। सर्ब नेशनलिज्म, सर्ब नेशंस भी थे सर्बिया वाले रीजन में जो लाई करते थे। नेक्स्ट इज हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। बेटे जब आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था तो वो चैप्टर ही से स्टार्ट हुआ। इट वाज अ पेंटिंग डिजाइन्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो। कौन सी, क्या आंसर होगा, अ फ्रेंच आर्टिस्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक इन द ईयर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ बच्चों, 1789। कब, 1789। ये तो पता होगा क्यों हुआ, क्योंकि ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि 10th का पार्ट नहीं, 9th का पार्ट था। नेक्स्ट, द फ्रेंच आर्मीज मूव टू हॉलैंड इन द ईयर, कब, 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और द आर्मी मूव्ड टू हॉलैंड इन द ईयर, अगले साल, कब, 1790। आर्मी मूव्ड टू हॉलैंड इन द ईयर 1790। द रेज ऑफ द राइजिंग सन मीन्स, सन है उसकी रेज चारों तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है, उसका प्रकाश चारों तरफ जा रहा है, उसका जो रेडिएशन है वो चारों तरफ जा रहा है। तो ऑप्शंस आर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, नहीं, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पीरियड, नहीं, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रेजाइम, मे बी, और नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। इन केस अगर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा नहीं होता, ये वाला ऑप्शन नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होता, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रेजाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, तो एग्जैक्ट आंसर यही है। ओके, आंसर क्या होगा, द रेज ऑफ द राइजिंग सन मीन्स बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। Who said when France sneezes the rest of Europe catches cold? स्टेटमेंट का मतलब समझो, और बेटा ये स्टेटमेंट का मतलब 3 मार्क्स में ही पूछ सकता है आपसे। मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने कहा, तो इसका आंसर होगा मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक इनका फुल नेम था। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि अगर फ्रांस छींकता तो पूरी दुनिया को ठंडी हो जाती है, यानी कि जैसे अगर हमें कफ एंड कोल्ड बहुत हो रहा हो, तो अगर हम छींकेंगे तो आसपास इन्फेक्शन फैल जाता है। ऐसे ही फ्रांस के साथ भी था। क्यों, क्योंकि इसने बहुत सारे रिसोर्सेज कैप्चर कर रखे थे, बहुत सारी कॉलोनीज थी, और ये बीचों बीच हुआ करता, सैंडविच नेशन एक तरीके का, किनके बीच में, बेटा एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ ब्रिटेन है, एक तरफ टर्की है, अरेबियन नेशंस है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरे हाफ में जाएंगे तो क्या बचो, ऊपर रशिया। ठीक है, एक तो यानी कि एक बीचों बीच। और एक चीज और, जब यूरोप से आप कहाँ जाएंगे, यूएसए, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनीज यूरोपियन कंट्रीज की कहाँ थी, यूएसए में, तो भी बीच में कौन पड़ रहा था, फ्रांस। इसलिए बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था। और भी बहुत सारी कुछ डिटेल्स हैं, वो अभी डिस्कस नहीं कर सकते आगे। When did the first World War take place? सबको पता होगा 1914 से 18। वर्ल्ड वॉर पहले नाम दिया गया इसको, फिर इसको जब सेकंड हो गया तो उसका नाम कर दिया फर्स्ट। कब से कब तक, 1914 से 1918 तक। अगला वर्ल्ड वॉर आया, वो कब आएगा बच्चों, इसको नाम दिया वर्ल्ड वॉर, है ना। क्योंकि पहले नाम नहीं था, इसके बाद में सेकंड हो गया इसका पार्ट, तो उसको नाम दे दिया फर्स्ट, उसको सेकंड। ये कब से कब होगा, 1939 से 1944 तक 2 वर्ल्ड वॉर हुए। कब होगा, 1914 में। अब इसमें पूछ सकता है कि 2 पार्टी कौन सी थी। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो यहां पूछेगा ए वर्सेस बी, इधर कौन था, यहां कौन था, ये पूछ सकता है। सेम ए वर्सेस बी, यानी कि इन दोनों के बीच में, किन 2 कंट्रीज के बीच में, यानी 2 ग्रुप्स के बीच में ही हो रहा था। काउंट कैमिलियो डी कैबूर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अभी जस्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, टर्की। यहाँ पर आंसर क्या होगा, इटली। कौन सा, सार्डिनिया पिडमोंट के ये कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और मैंने जहां डिस्कस किया था वो सीएम की बात की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर कहाँ के थे ये, सार्डिनिया पिडमोंट एक जगह थी, उसके काम थे ये प्राइम मिनिस्टर। काउंट कैमिलियो डी कैबूर। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, कौन सी ट्रीटी हुई थी, 1832 में हुई है, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। कौन सी, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल, ट्रीटी ऑफ कौन सी, कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल की संधि कब हुई, 1832। इसने क्या किया, ग्रीस को, किसको, ग्रीस, जिसका नक्शा दुनिया में आज तक, मतलब इस टाइम तक नहीं था, अब एक ग्रीस क्या बन गया, एज अ न्यू नेशन। ग्रीस क्या बन गया, इट डिक्लेयर्ड एज अ न्यू नेशन। कौन सी
treaty थी, Treaty of Constantinople 1832. The Polish writer who coined the term Young Poland was for the first time was, कौन सा पोलिश राइटर था? यहाँ पोलिश राइटर कौन सा था जिसने यंग पोलैंड नाम की पहली टर्म यूज की? उसका नाम कौन सा था? इट वॉज आर्थर वरस्की। आपने कम सुना होगा इसको नाम। Which German philosopher claimed that the true German culture was to be discovered among the German people? किसने कहा कि भाई ट्रू जर्मन कल्चर है वो जर्मन पीपल के बीच में डिस्कवर करनी चाहिए? इट वाज जॉन गॉटरफील्ड। क्या नाम था इनका? जॉन गॉटरफील्ड। इसी साथ हमारा एमसीक्यू सीरीज खत्म। अब स्टार्ट करेंगे कौन सी? ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन, आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन इन 1820 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। फॉल्स। नेपोलियन कब हारा बच्चे? 1815। ठीक है, नेपोलियन हारा, उसके बाद फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, लेकिन कंजर्वेटिव्स रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट चेंजेस, क्वेश्चन है व्हाट चेंज्ड आफ्टर नेपोलियन। नेपोलियन के बाद क्या चेंजेस आए? किसके बाद? नेपोलियन। व्हाट चेंज्ड आफ्टर नेपोलियन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। सही बात है, पहला जो उथल पुथल हुई फ्रांस में वो कब हुई? 1830 में। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 डिड नॉट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। गलत बात है, क्योंकि देखो जस्ट अभी हमने देखा था, कहां गया? ये रहा। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। बिल्कुल सही था, इसलिए आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि और इसमें बोर्ड दो तरीके की चालाकी कर सकता है। एक तो ये आपको ये गलत देगा, है ना, दूसरा कौन सा है? ये दे देगा कि भाई इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर नहीं किया था, हमने मान लिया। आगे, द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1862। बिल्कुल राइट। आफ्टर 1850 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। फॉल्स। आगे, in January 1871 the Persian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। बिल्कुल सही बात है। कब? 1871। कहां पर? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। मैंने अभी थोड़ी पहले भी शायद बताया ये। और कौन था बच्चों? इसका नाम था विलियम फर्स्ट। कौन था? विलियम फर्स्ट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। इटली लाइक जर्मनी ऑल्सो हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या है? जैसे जर्मनी के कुछ पार्ट को फ्रांस ने कब्जाया, ब्रिटेन ने कब्जाया, फिर जर्मनी ने रिटेलिएशन किया, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटीज हुई, फिर से जर्मनी को बहुत सारे पार्ट्स को कब्जा लिया गया, है ना। तो ये क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि टुकड़ों, उसको बहुत सारे पार्ट्स में बांट करके अलग अलग लोगों ने उस पर राज किया, फायदा उठाया, है ना। ये फ्रेगमेंटेशन का मतलब। ऐसे पूछ रहा है क्या इटली की भी ऐसी हिस्ट्री रही है? यस, बिल्कुल सही बात। आगे, फ्रेडरिक सूरियो prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and socialist republics। बिल्कुल राइट बात, ये एनसीईआरटी में पहली लाइन में दे रखा है। Plebiscite means an indirect vote by which people of a region are asked to accept or reject a proposal। गलत। false। तो यहाँ पे आपको किसका मतलब देखना है? प्लेबिसाइट, इसका मीनिंग ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इसका मीनिंग। ओके, नेक्स्ट। France was full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। बिल्कुल सही। और एब्सोल्यूट मोनार्क कौन था बच्चों यहाँ पर? 1789 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो यहाँ मोनार्क कौन हुआ करता था? लुई 16। में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और लिखना कैसे? बेसिकली लुइस 16। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि भाई लुई 14 के टाइम की व्यवस्था ही, यानी कि सिस्टम ही चला रहा था, फॉलो कर रहा, लेकिन फिर भी लुई 14 के टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? इसके टाइम में क्यों हुआ? ये आपका पॉइंट है, आप सोचिएगा बैठ करके। क्योंकि भाई देखो, इनकी लग्जरी बढ़ती रही, खर्चे बढ़ते रहे, लेकिन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन्होंने जनरेट नहीं किया। ऐसे ही इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे सीख ये मिलती है बच्चों कि भाई हमें अपने खर्चों को क्या रखना चाहिए? कंट्रोल में रखना चाहिए। हमारे खर्चे उतना ही करने चाहिए जितने हमारे क्या हो, रिसोर्सेज हो या फिर सोर्सेज हो ऑफ इनकम, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। आगे, बी सिटीजन रेफर्स टू द सिटीजन। बिल्कुल सही, फ्रेंच टर्म है वेट सिटीजन, इसका मतलब क्या होता है? सिटीजन। द सिविल कोड ऑफ 1804 इज आल्सो नोन एज सूर्य कोड। गलत। सिविल कोड ऑफ 1804 इज आल्सो नोन एज सूर्य कोड। रॉन्ग। आगे, द इन गैलिशिया द अरिस्टोक्रेसी स्पीक्स पोलिश। बिल्कुल सही। सफरेज मीन द राइट टू ज्वाइन एनी पार्टी। नहीं, सफरेजिट मीन्स राइट टू वोट। अब आप लोग सोच रहे हो इनके बारे में ज्यादा डिस्कस क्यों नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं सर को नहीं आता हो, बेटा मुझे आता है, बट
उन टॉपिक्स पे मैं ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिनसे एक टॉपिक मैंने जो बताया उस वर्ड की जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकता है या उससे लिंक करके कुछ पूछ सकता है, तो वो मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पर। ओके, बाकी का मैं एज इट इज वर्ड बाई वर्ड आगे बढ़ा रहा हूँ। In 1834 a custom union was formed at the initiative of Persia and joined by most of the German states। बिल्कुल सही, कस्टम्स यूनियन बनाया 1834 में जर्मन स्टेट ने, और उसको ज्यादातर किसने, यूरोपियन स्टेट्स ने ज्वाइन किया। क्यों? जिससे कि भाई साहब कस्टम बैरियर्स क्रिएट ना हो। ठीक, नेक्स्ट, कैबूर who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat। बिल्कुल सही बात, काउंट कैमिलियो डी कैबूर जो था, जिसने इटली को जो मूवमेंट था उसको क्या किया, यूनिफाई किया। he was neither a revolutionary nor a कौन, डेमोक्रेट। In 1871, Victor Emmanuel was proclaimed as the king of unified Italy। False। So, question is, in 1871, who was proclaimed as the king of Italy? ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बच्चों देना है, तभी मैं समझूंगा कि हाँ भाई आप सही तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, दिस इज योर होमवर्क पार्ट कि भैया कि मैं लिख देता हूँ यहाँ होमवर्क, पहले बचपन में लिख लेते थे ना होमवर्क, तो वैसे लिख दिया, अगर कोई भूल जाए तो। चलिए, द मोस्ट एलिवेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर इज गिस्पे गैरिबाल्डी। बिल्कुल सही बात है, इटालियन फ्रीडम फाइटर्स में सबसे ज्यादा जिसकी पॉपुलैरिटी थी वो कौन थे, गिस्पे गैरिबाल्डी। बच्चों इन पर मैं कई बार बता चुका हूँ, कैबूर, दूसरा नाम आ गया कौन सा, गैरिबाल्डी, है ना, और मैटरनिक, और भी कई सारे। इन पर बेटा एक शॉर्ट नोट तैयार करके रखिएगा अप्रोक्सीमेट 50 वर्ड्स में। अगर सिंगल ही पूछेगा तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछेगा, हो सकता है 2 के बीच में डिफरेंस पूछे तो 3 मार्क्स का बन जाएगा। ये हो सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, और नीचे टॉपिक्स थे, हो सकता है आपको 3 टॉपिक्स दे दे, तो वो किसने पूछेगा, 5 मार्क्स में। ओके, या 5 टॉपिक्स भी दे रखा है, 5 के नाम दे सकता है, उनसे पूछ सकता है। तो एक शॉर्ट नोट तैयार रखिएगा, शॉर्ट नोट ऑन। और इससे बेटा एक चीज पता चलेगी, जब आप इन सब चीजों के बारे में लिखेंगे तो ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड्स। The Scottish Highlanders who were allowed to speak their Gaelic language। False। Ethnic related to a common racial, tribal or cultural origin or background that a community identifies with। बिल्कुल सही। Ethnic मतलब एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम आपने पढ़ा होगा, उसमें एथनिक का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है, और लोग रहते हैं जो जिससे चीजों को रिलेट कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एथनिक। अब वो क्या हो सकता है, कॉमन कल्चर हो सकता है, कॉमन रेस हो सकती है, कॉमन ट्राइब हो सकता है, कॉमन बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हो सकता है, इट इज कॉल्ड एथनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मनिया वियर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर द विक्ट्री। नहीं, तो यहां पर एक क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट, किसके बारे में बच्चों, जर्मेनिया। ओके, एक क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा बन सकता है डिफरेंस बिटवीन जर्मेनिया एंड भारत माता। कई बार पूछा है बोर्ड ने, बार बार रिपीटेशन करता है इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो जर्मेनिया के जो ओक लीव्स हैं दैट मींस हीरोइज्म। क्या है, हीरोइज्म, ना कि विक्ट्री। आगे, मैरियाने इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। बिल्कुल सही, मैरियाने कहां की है, जर्मेनिया कहां की बच्चों, जर्मनी की। भारत माता इंडिया, मैरियाने कहां की थी, फ्रांस। कहां की, फ्रांस। गिस्पे मेज़नी वाज सेंट टू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। बिल्कुल सही, ही वाज सेंट टू एक्साइल। एक्साइल का मतलब क्या होता है, यहां पे वर्ड लिखा है कौन सा, एक्साइल। एक्साइल मतलब देश निकाला, यानी कि बाहर कर देना, यानी कि उस बंदे की परमिशन के बिना उसने ऐसा कोई काम किया जो कॉन्स्टिट्यूशन या सेट ऑफ रूल जो बने हुए हैं उसके अगेंस्ट था, तो वहां की गवर्नेंस ने उसको कैप्चर किया, उस कंट्री से बाहर भेज दिया कि भाई यू आर नॉट अलाउड इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ दिस कंट्री। किसके साथ हुआ ऐसा, गिस्पे मेज़नी। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बर्ड डाइड ऑफ फीवर इन 1825। फॉल्स, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैकब एंड विल्हेम ग्रिम वर बोर्न इन जर्मनी सिटी ऑफ हनाउ इन 1785 एंड 1786 रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही बात, और हमने देखा था इनका नाम क्या था, ग्रिम ब्रदर्स। आगे, The 1830s were years of great economic hardship in Europe। बिल्कुल सही, और ये बेटा हमने कल भी क्वेश्चन देखा था नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर में, क्या था वो कि लेकिन वो 100 साल बाद था, सॉरी 1830s में क्या हुआ, इकोनॉमिक हार्डशिप आई कहाँ पे, यूरोप में, और जो प्राइसेस थे वो फॉल होने लगे।
और 90 देखो बेटा ये हर 100 साल बाद का चक्कर है। 26 में इंडिया में भी ऐसा हुआ और 1930 में प्राइस बिल्कुल गिर चुके थे, कोलैप्स हो चुके थे। ऐसा ही 1830s में हुआ, ऐसे ही अप्रोक्सीमेट मेरा अंदाजा है 2030 के आसपास भी होगा। और शेयर मार्केट तो अभी से ही धड़ाम होने लग गया है। लुइस ऑटो पेटर्स वाज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु फाउंडेड अ मेंस जनरल गलत फॉल्स। फेमिनिस्ट रेफर्स टू द अवेयरनेस ऑफ वीमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट। सही। फेमिनिस्ट मूवमेंट कैसे होते हैं? जो कि वीमेन राइट्स और इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं। मीन्स फॉर द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द सोसाइटी। आइडियोलॉजी रेफर्स टू सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। बिल्कुल सही। आइडियोलॉजी क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर आइडिया है फॉर अ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड विजन, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल विजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 8 स्टेट्स। गलत। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ट्रू फॉल्स का आंसर यू विल कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। बच्चों देखो, अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं और अगर वो जो भी मैं चीज़ें होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप होमवर्क सही से नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो भी इफेक्ट है वो चीज़ों का सही तरीके से नहीं आएगा, है ना। मैं चाहता हूँ आप पूरी 100% चीज़ें ग्रैब करें और जो MCQ सीरीज चल रही है यानी कि 20 आउट ऑफ 20 विदाउट अ सिंगल एरर, और कहीं किसी सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मिलेगा यहाँ पर इससे ही आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजा लगाइए कि अगर आप मुझे डेली 1 घंटा दे दें और 1 घंटे में यानी 1 आवर में मैं कोशिश करूंगा कि 2 चैप्टर कंप्लीट हो आपके, और एक चैप्टर में जैसे इस चैप्टर में भी अप्रॉक्सीमेट 70 क्वेश्चन, मैं ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूँ 60, तो और कम ले लेते हैं 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और 20 चैप्टर्स हैं, कितना होगा बच्चों? 1000 क्वेश्चन हो गया, और इसमें आएंगे कितने? सिर्फ 20। तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको स्टॉप कीजिए और उसके बाद अपना रिवीजन कीजिए, नंबर फुल आएंगे। 20 आउट ऑफ 20 की गारंटी है, 20 आउट ऑफ 20। और इसको अगर आपने सब्जेक्टिव सही से पढ़ा है तो 80 आउट ऑफ 80 गारंटेड है। देखिए मैं गारंटी किस किस चीज़ की दे रहा हूँ, एक तो 1 वर्ड क्वेश्चन है ना, 20 मार्क्स, MCQ डाल देते हैं इसको। एक मैपिंग कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। इसके अलावा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, इसके भी कितने? 12 मार्क्स। मैं बीच बीच में ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, आप लोग ट्यून रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं बीच बीच में ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि कुछ पार्ट होता है कैसा ट्रिकी पार्ट। ये MCQ है। अब बच्चों देखो, पहला नेशन स्टैंड फॉर अ स्टेट, इसको मैच द फॉलोइंग। नेशन स्टैंड फॉर अ स्टेट। इसके अलावा प्लेबिसाइट मींस डायरेक्ट वोटिंग। इसमें पहले ट्रू फॉल्स में था कि भाई कहीं और से वोट डाल सकता है, नहीं। प्लेबिसाइट मींस डायरेक्ट वोट यानी कि डायरेक्ट वोटिंग। ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट हो गया। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब मोनार्कियल। एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट कैसी होती है? मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जब मोनार्क रूल करता है। फ्रेंच फ्लैग वाज अडॉप्टेड इन, अडॉप्टेड इन तो नहीं आएगा इसमें आएगा कलर, ट्राई कलर दे रखा होगा। ये रहा फ्रेंच फ्लैग, आपने देख रखा होगा, नहीं देखा हो तो आप तुरंत वीडियो को रोकिए और अपनी NCERT बुक ओपन कीजिए, तुरंत फ्रेंच फ्लैग को देखिए, चैप्टर ओपन कीजिए, पहले पेज पर दे रखा है। आगे, नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन 1797। कब हुआ बेटा? 1797। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ? ये हुआ था 59 में, दे रखा कोई? हाँ, 59 से 70। ठीक है, ध्यान रखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से। इसको हम लास्ट में एक वीडियो एक्स्ट्रा में डालूंगा जिसमें सिर्फ यही 2 टॉपिक कवर करूंगा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ कौन सा? जर्मनी। ये बेटा दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, काफी हॉट टाइप के टॉपिक हैं जो पॉसिबिलिटी रखते हैं, या तो ये आएगा या तो ये या फिर ये, इसकी पॉसिबिलिटी इस चैप्टर से रखते हैं, काफी बड़ा शेयर रखते हैं इस चैप्टर में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ? इट वॉज हैपेंड इन कब? 1859 से 1817। बेटा अगर टॉपिक आता है और इनके साथ तुम कुछ भी नहीं आता, इतना लिखा होगा, एक टॉपिक 1 पॉइंट लिखा होगा, 1 नंबर पक्का है। इट हैपेंड फ्रॉम 1859 से 1870। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उस पर मैं स्पेशल फोकस दे रहा हूँ कि कैसे आपको मार्क्स ग्रैब करने हैं। वहाँ कंपटीशन ये नहीं आप वीक थे या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे, वहाँ कंपटीशन इस चीज का कि आप कितने अच्छे चीजों को प्रेजेंट कर पा रहे हो, कितने अच्छे तरीके से अपनी ट्रिक्स को अप्लाई कर पा रहे हो, कितने अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर पा रहे हो। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इट हैपेंड इन 1866। इसके बाद और लगभग इससे पहले या फिर इसी के आसपास ही कंप्लीट हुआ, दे रखा है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 से 1871। देखो क्वेश्चन भी है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली टुक अ लॉन्ग इयर्स देन जर्मनी, व्हाई? लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इतना डीप में नहीं है, बस पता होना चाहिए। नहीं पता कोई बात नहीं, अभी बस इतना याद रखिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली ज्यादा टाइम लिया,
लगभग कितना है 11 ईयर्स, जबकि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कितने लिए सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स। कितने 5 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे कब गिरना चालू हुआ? तो इसका फॉल कब से हुआ? 1814 से 1815 तक। और 15 में क्या हुआ? 2 वॉर हुए और जो दूसरा हुआ था उसमें फाइनली हार गया एंड ही वाज सेंट टू सेंट हेलेना आइलैंड। सफरेज मीन्स राइट टू वोट, द राइट टू वोट। अब एक चीज बताइए, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, मैं कई बार समझा चुका हूं, इसको आप ढूंढ सकते हैं, ये आपका होमवर्क अपने आप ढूंढेंगे, दे रखा है इनमें, देखना बस। 1832। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे, कंजर्वेटिज्म, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, एथनिक, एलिगोरी, ब्रोकन चेन, स्वॉर्ड, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, रेज ऑफ द राइजिंग सन, ओलिव ब्रांचेस अराउंड द स्वॉर्ड। बेटा ये कुछ वर्ड्स के मीनिंग दे रखे हैं, सॉरी वर्ड्स दे रखे हैं और उनके मीनिंग यहाँ दे रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, और नीचे क्या देखा उसका आंसर। इसको आपको खुद करना है। क्यों? आप एमसीईआरटी बुक ओपन करेंगे, उसको खोल करके बैठेंगे, उसमें सभी मीनिंग्स दे रखे हैं, और एक बार खुद जब हम खुद से मनन करते हैं, खुद से ढूंढते हैं कुछ चीजें, तो हमें जल्दी याद होती है। अच्छी, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि यहाँ पे भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लगभग 10 क्वेश्चन बनना है एक तरीके से। देखिए एमसीक्यू बनेंगे तो 10 बन जाएंगे, इसमें ट्रू फॉल्स बनेंगे 10 बन जाएंगे, फिलिप्स बनेगा 10 बन जाएगा। यानी सिर्फ आप वो 50-60 क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप उससे कई गुना ज्यादा, यानी 200-250 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे सिर्फ 1 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। अब ये देखिए 3 टाइप का पार्ट है और 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, है ना। अब इसमें देखते हैं कौन कितना उस्ताद है। नेपोलियन इन्वेड्स इटली, उसको क्या बोला हमने और कौन से ईयर में? तो इटली को इन्वेड किया इन्होंने 1789 में, ठीक, एंड इट वाज नोन एज नेपोलियनिक वॉर्स, ठीक है, यहीं से पूरा पंगा चालू हुआ था। कब? 1797 में। फॉल ऑफ नेपोलियन आपको पता है 1814 से 15 मैंने बताया था, है ना। और यहाँ पे कौन सा हैगा? वियना कांग्रेस हुई थी, द वियना पीस ट्रीटी हुई थी नेपोलियन के आने के बाद, जिसमें कि जो फ्रांस हुआ करता था उसकी गद्दी दोबारा से रीइंस्टेट कर दी, और लुइस का एक रिलेटिव हुआ करता था जिसका हमने नाम दिया आगे चल के लुई 18, वो उसको ही वाज अगेन हैंडेड ओवर द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ओके। ग्रीक स्ट्रगल कब से कब होगा? 1821 ये रहा। और किस लिए हुआ? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अभी जब एमसीक्यू और वो चीज डिस्कस कर रहे थे, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया था 1821, और इट वाज फॉर इंडिपेंडेंस। ग्रीक वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ न्यू नेशन। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ? जस्ट अभी ये लिखा हुआ 1866 से 1871। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ? यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब होगा? 59 से 80-70, 1859 से 80-70। डिफीट ऑफ, अब क्या बचा? नेपोलियन, इट अकर्ड इन 1815। और बचा द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, दे रखा एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और कब? 1832। कब हुआ बच्चों? 1832। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमारा चौथा पड़ाव है। पहला कौन सा था? एमसीक्यू, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। पहला पार्ट कौन सा था बच्चों? एमसीक्यू। सेकंड कौन सा था? रिकॉल कीजिए, ट्रू फॉल्स, है ना। थर्ड, मैच द फॉलोइंग। फोर्थ कौन सा है? फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। कुछ बच्चे माइंड लगा रहे होंगे, सर आप केस बेस्ड क्वेश्चंस क्यों नहीं करा रहे, है ना। केस बेस्ड के लिए मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन ग्रैब करने हैं। बेटा वो कहीं से भी स्टेटमेंट उठा के पूछ सकता है, आपका जो सिलेबस है, तो इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट कि भैया कहां से। और केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम प्रीवियस ईयर में पूछे भी हैं, है ना। लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप 100% सही रिजल्ट निकाल पाएंगे। जो मेन ट्रिकी है वो केस बेस्ड है, वहां बैठ करके उसको रिकॉग्नाइज करना। 2 क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा, आपके एक भी गलत नहीं जाएगा, गारंटीड। Fill in the blanks. First question: the growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the dash which began in 1821. किसके लिए? ग्रीक्स। और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ और ग्रीस रिकॉग्नाइज्ड एज अ न्यू नेशन कब हुआ? 1832 में। आंसर क्या होगा? ग्रीक्स। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 रिकॉग्नाइज्ड देश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। मैं नहीं बताऊंगा आंसर इसका, बस तो लिखा हुआ है मैं, लेकिन बताऊंगा नहीं क्या है इसका। कॉन्स्टेंटिनोपल मैंने लिखा भी था इधर, कौन सी किस कंट्री को इंडिपेंडेंट नेशन बनाया? ग्रीस को। थर्ड, the 1830s were the years of great economic hardship in dash, कहां पर? यूरोप। अगला, on 18th May 1831 elected representative marched in a festive procession to take their places in Frankfurt Parliament convent in the church of Saint, कौन सा? सेंट पॉल्स। कौन सा? सेंट पॉल्स। कौन सा? सेंट पॉल्स। आपने बहुत जगह नेम भी सुना होगा, सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट पॉल्स जूनियर स्कूल। ओके, कौन? सेंट पॉल्स। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए कौन से प्रोसेशन में पार्टिसिपेट किया और कौन सा चर्च था वो? सेंट पॉल्स। कौन सा? सेंट पॉल्स। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Dutch in 1867. Hungarian emperors, किसको? Hungarian emperors।
हंगरी के एम्परर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी ग्रांट की किसने? हैब्सबर्ग रूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डैश वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट? पर्शिया। कौन सा था? पर्शिया। दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू कम्युनिटी ग्रुप्स जिनको बोलते हैं कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। ये दो टाइप के किसके पार्ट हैं? ये क्रिश्चियन लोगों के दो पार्ट है, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है उसके दो आइडियोलॉजी निकल के आती हैं, पहला एक कौन सा? कैथोलिक्स, दूसरा कौन सा? प्रोटेस्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1867 डैश लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टिकल टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? कौन था? गैरिबाल्डी। क्या नाम था पूरा? गिस्पे गैरिबाल्डी। He led in 1867 he led an army of volunteers to Rome to fight the last obstacles to the unification of Italy, इसलिए इनको हीरो माना जाता है। आगे, इन हिस्ट्री एब्सोल्यूटिस्ट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ डैश गवर्नमेंट? मोनार्कियल। मैंने थोड़ी पहले बताया था एब्सोल्यूटिस्ट किस टाइप की गवर्नमेंट होती है? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्लेबिसाइट रेफर्स टू, मैंने अभी थोड़ी पहले बताया डायरेक्ट वोटिंग, डायरेक्ट जाकर के वोट डालना। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन डैश? कब आया? 1789। कब आया? 1789। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म came with the French Revolution in which year? 1789. The Civil Code of 1804 is also known as that's code, Napoleonic Code. कौन सा कोड? Napoleonic Code। ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आया था ये, है ना? तो आंसर क्या है? Napoleonic Code। तो 1804 में कोड आया, सिविल कोड, दैट वाज नोन एज Napoleonic Code, जिसने पूरे यूरोप में वंडर मचा दिया, बहुत सारे चेंजेस लाए। आज जब हम यूनिटरी मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड वेट पढ़ते हैं या सुनते हैं तो किसकी देन है? नेपोलियन बोनापार्ट की, जो ये सिविल कोड ऑफ 1804 अप्लाई हुआ था उसकी। सफरेजेस मींस द राइट टू वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग The defeat of Napoleon in 1815, this government was driven by a spirit of conservatism. कौन सी? Europeans। अगला, conservative regime set up in 1815 were dashed। किस टाइप के थे ये? डेमोक्रेटिक थे, ना कि ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक होते तो कैसी गवर्नमेंट बनती? डिक्टेटर टाइप की फॉर्म, सॉरी वो बनती है आपकी मोनार्कियल फॉर्म। मोनार्क होता, डिक्टेटर और मोनार्क में थोड़ा सा अंतर है बस, तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती। 15th, the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini was born in dash? He was born in Genoa। कौन सा? जिनोया। इसी के साथ आपकी क्लास फर्निश होती है। कौन सा पार्ट हमने फिनिश कर दिया? नेशनलिज्म इन यूरोप। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास का फीडबैक दें, और अगर कोई भी किसी टॉपिक, इस चैप्टर में से किसी टॉपिक में आपको एक बड़ी वीडियो चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और हम यानी कि मैं और मेरी टीम मिलकर कोशिश करेंगे कि उस पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले यानी कि विद इन 10th Feb आपको उस चीज का एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करें, और आपको एक फ्री क्लास वीडियो, कस्टमाइज वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए, जो भी आपको जिस भी टॉपिक में आपको इशू है पर्टिकुलर उसमें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एज अ फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए कि आपको किन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। एंड बी हेल्दी, बी सेफ, अपनी तैयारी कीजिए, मस्ती कीजिए, मोबाइल से, टीवी से थोड़ा दूरियां बनाइए, बाहर की सोसाइटी से थोड़ा दूरियां बनाइए, और अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस कहाँ लगाना है? बुक्स में, अपनी रिवीजन में। क्योंकि बेटा जो ये टाइम है, अगर ये चला गया फिर वापस नहीं आएगा। सब मिलेगा पूरी दुनिया में, जितने फेस्टिवल्स हैं, ओकेजन्स हैं, जितने, सब दोबारा रिपीट हो जाएंगे। हो सकता है किसी की शादी में अभी नहीं जा पाए, उसकी एनिवर्सरी में चले जाना नेक्स्ट ईयर, है ना? लेकिन अभी जो मेन फोकस करना चाहिए वो किस पर है? अपने स्टडीज पे, अपने रिवीजन पर, जो कि 10th बोर्ड में आपको प्रेजेंट करना है वहां जाकर के एग्जामिनेशन रूम में। ठीक है? फॉर बाय दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैंने चेक किया था तो मेरी क्यूरियोसिटी रहती है, तो मैंने चेक किया तो उसमें दिखा कि अप्रॉक्स 70% द पर्सन हु आर व्यूइंग दिस वीडियो आर द नॉन सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप बटन पुश कीजिए, और जो भी क्वेरीज हैं, फीडबैक है, उसको आप किसमें मेंशन कीजिए? कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।